नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी हॉस्पिटल में एज़ अ नर्सिंग ऑफ़िसर जॉब कर रहे हैं, तो आपने ज़रूर बहुत सारे नर्सिंग प्रोसीजर्स के बारे में सुना होगा और उनमें से काफ़ी सारे प्रोसीजर्स आपने परफ़ॉर्म भी किए होंगे। लेकिन दोस्तों, इन प्रोसीजर्स के बारे में सही से सीख लेने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि इन प्रोसीजर को सही तरीके से परफ़ॉर्म किस तरीके से करना है, वो हम ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, बीइंग अ नर्सिंग प्रोफ़ेशनल ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी प्रोसीजर किस तरीके से किया जाता है, उसके क्या सही स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स का सीक्वेंस क्या है। क्योंकि दोस्तों, ये सभी नर्सिंग प्रोसीजर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में हर एक पेशेंट की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर किस तरीके से किया जाता है या फिर किसी भी नर्सिंग प्रोसीजर के स्टेप्स का सही सीक्वेंस क्या है, तो इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉलेज किसी भी नर्सिंग प्रोसीजर के रिगार्डिंग इम्प्रूव हो, तो आप फ़ौरन ही हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनुअल ब्लैडर इरिगेशन के बारे में। इस प्रोसीजर में हम बात करेंगे कि ये प्रोसीजर क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है और इस प्रोसीजर के क्या पर्पसेज़ हैं, किन कंडीशन में इस प्रोसीजर को हमें परफ़ॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रोसीजर के दौरान यूज़ किए जाने वाले इक्विपमेंट्स के बारे में भी हम सीखेंगे। इसके अलावा हम सीखेंगे कि इस प्रोसीजर के स्टेप्स क्या-क्या हैं और हम ये भी जानेंगे कि इस प्रोसीजर को करने के बाद में जो डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, उस डॉक्यूमेंटेशन में किस-किस तरह की इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड किया जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम इसमें ये भी देखेंगे कि इस प्रोसीजर के दौरान हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इस प्रोसीजर के दौरान हमें किन बातों को अवॉइड करना चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को मैनुअल ब्लैडर इरिगेशन के इंट्रोडक्शन के साथ में। तो दोस्तों, ब्लैडर इरिगेशन का मतलब है किसी भी मेडिकल सॉल्यूशन के द्वारा ब्लैडर के इंटरनल पार्ट को फ्लश आउट करना। एक्चुअली दोस्तों, यूरिनरी ब्लैडर ह्यूमन बॉडी में यूरिन का एक नेचुरल रिजर्वायर है। अगर किसी भी वजह से ब्लैडर के अंदर यूरिन रिटेन रहता है, तो इसकी वजह से ब्लैडर के अंदर यूरिन का एक पूल बन जाता है। और दोस्तों, ऐसे में जब यूरिन ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो जाता है, उसकी पूलिंग हो जाती है, तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एक एक्सीलेंट मीडियम की तरह काम करता है। और इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन के जमाव की वजह से यूरिन में क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। तो इसी तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए मैनुअल ब्लैडर इरिगेशन का प्रोसीजर किया जाता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि ब्लैडर इरिगेशन की डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन के अनुसार ब्लैडर इरिगेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ब्लैडर के अंदरूनी भाग को साफ किया जाता है या धोया जाता है। दोस्तों, अगर हम यूरिनरी ब्लैडर के इरिगेशन के पर्पसेस के बारे में बात करें, तो इसके पर्पसेस में यूरिनरी ब्लैडर और कैथेटर के अंदर से क्लॉट्स और डेब्रिस को फ्लश आउट करना, यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग में मेडिकेशंस को इंस्टिल करना, कैथेटर की पेटेंसी को रिस्टोर करना और इसके अलावा हीलिंग को प्रमोट करना भी इसके मेन पर्पसेस में शामिल है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि वो कौन-कौन से इक्विपमेंट्स या आर्टिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इस प्रोसीजर को सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक पेयर स्टेराइल ग्लव्स की, क्योंकि इस प्रोसीजर को करते समय स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स को अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी एक 50 एमएल की सिरिंज की, ताकि जो इरिगेटिंग सॉल्यूशन है उसको पुश और पुल किया जा सके। इसके अलावा पेशेंट को और बैड लिनेंस को किसी भी तरह की सॉइलिंग से प्रिवेंट करने के लिए एक मैकिन्टॉश की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके अलावा हमें इसमें स्टेराइल ड्रेनेज ट्यूबिंग और बैग की ज़रूरत पड़ेगी। एक स्टेराइल एंटीसेप्टिक स्वैब की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमें इसमें एक स्टेराइल रिसेप्टेकल की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, इस प्रोसीजर को करने के लिए हमें एक स्टेराइल इरिगेटिंग सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें 0.9% नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा डिस्टिल्ड वाटर को भी एक स्टेराइल इरिगेटिंग सॉल्यूशन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किए हुए किसी भी सॉल्यूशन को हम एज अ स्टेराइल इरिगेटिंग सॉल्यूशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
और दोस्तों इस प्रोसीजर को करने के लिए हमें एक किडनी ट्रे की भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि किसी भी तरह के वेस्ट प्रोडक्ट को उसमें डिस्कार्ड किया जा सके। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं इस प्रोसीजर की तरफ और जानते हैं कि इस प्रोसीजर के स्टेप्स का सही ऑर्डर क्या है। तो दोस्तों इस प्रोसीजर को करने में सबसे पहले हमें पेशेंट को आइडेंटिफाई करना होगा। इसके लिए हमें पेशेंट को उसके नाम, बेड नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर से आइडेंटिफाई करना होगा और इसके बाद हमें पेशेंट को पूरा प्रोसीजर समझाना होगा। इसके बाद अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो हमें उसको पूरा प्रोसीजर समझाना होगा, साथ ही साथ पेशेंट का कंसेंट भी लेना होगा। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो इस अवस्था में हमें ये कंसेंट पेशेंट के रिलेटिव से लेना चाहिए। कंसेंट लेने के बाद पेशेंट को स्क्रीन करें और वहाँ पर प्रॉपर लाइट की व्यवस्था करें। इसके बाद में अपने हाथों को एंटीसेप्टिक साबुन और पानी से अच्छे से धो लेने के बाद में सभी आर्टिकल्स को पेशेंट के बेड के पास में असेंबल कर लें। सभी आर्टिकल्स को असेंबल करने के बाद में पेशेंट के बटक्स के नीचे मैकिन्टॉश को स्प्रेड करें और कैथेटर के नीचे एक डिस्पोजेबल अंडर पैड को प्लेस करें। इसके बाद पेशेंट के ब्लैडर को एम्प्टी करके यूरिन के अमाउंट और उसके अपीयरेंस को रिकॉर्ड कर लें। उसके बाद एक स्टेराइल रिसेप्टेकल को प्रोसीजर ट्रॉली के बॉटम में रख दें। इसके बाद एक बार फिर से अपने हाथों को अच्छे से एंटीसेप्टिक साबुन और पानी से धोकर स्टेराइल ग्लव्स को पहनें। फिर इसके बाद एक स्टेराइल बेसिन में लगभग 500 मिलीलीटर नॉर्मल सलाइन को डालें। अब इस बेसिन से एक 50 ml की सिरिंज के द्वारा नॉर्मल सलाइन को ड्रॉ करें। इसके बाद पेशेंट को बताएं कि अगला स्टेप थोड़ा पेनफुल या फिर अनकंफर्टेबल हो सकता है। फिर इसके बाद में सिरिंज को कैथेटर से कनेक्ट करके धीरे-धीरे नॉर्मल सलाइन को ब्लैडर के अंदर पुश करें। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि ब्लैडर के अंदर नॉर्मल सलाइन को फोर्सफुली पुश ना करें। अब नॉर्मल सलाइन को यूरिनरी ब्लैडर में से सिरिंज के द्वारा वापस खींचें और एक कंटेनर में डिस्कार्ड कर दें। लेकिन ऐसा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ताकत के साथ फ्लूइड को वापस ना खींचें। अगर वापस खींचे गए नॉर्मल सलाइन में म्यूकस, डिब्रिस या क्लॉट प्रेजेंट है, तो ब्लैडर को तब तक इरिगेट करें जब तक ये पूरी तरीके से क्लियर ना हो जाए। हर बार 50 ml नॉर्मल सलाइन का उपयोग करके ब्लैडर को इरिगेट करें। पूरी तरह से इरिगेट कर देने के बाद में कैथेटर को पेशेंट की थाई पर टेप के द्वारा सिक्योर करें और फिर यूरिनरी बैग से उसे कनेक्ट कर दें। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि इस प्रोसीजर को कंप्लीट किस तरीके से किया जाता है। इसके लिए सभी तरह की ड्रेपिंग्स और मैकिन्टॉश को रिमूव करके ग्लव्स को पेपर बैग के अंदर डिस्पोज करें और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाएं। इसके बाद सभी डिस्पोजेबल वेस्ट को क्लिनिकल वेस्ट बिन में डिस्पोज करें और जितने भी वॉशेबल आर्टिकल्स हैं उनको धोकर वापस उनकी जगह पर रिप्लेस करें। इसके बाद एक बार फिर से अपने हाथों को एंटीसेप्टिक साबुन और पानी से अच्छे से धोकर पूरे प्रोसीजर का डॉक्यूमेंटेशन करें। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि इस प्रोसीजर का सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किस तरह होना चाहिए। तो इसके लिए एक नर्स को अपना नाम, जॉब रोल और आईडी नंबर को फिल करना होता है। इसके अलावा प्रोसीजर की तारीख, समय और इंडिकेशन के साथ-साथ पेशेंट के क्लिनिकल साइंस और सिम्पटम्स को भी अंकित करना ज़रूरी रहता है। पेशेंट के यूरिन के अमाउंट, कलर, गंध और उसकी क्वालिटी को भी इसमें डॉक्यूमेंट किया जाता है। इसके अलावा प्रोसीजर के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉल्यूशन की डिटेल्स भी इसमें फिल करनी होती हैं। इसके अलावा दोस्तों इस प्रोसीजर के डॉक्यूमेंटेशन में ड्रेन किए गए फ्लूइड के कलर और उसमें प्रेजेंट म्यूकस, डिब्रिस या क्लॉट को भी मेंशन किया जाता है। इसके अलावा इसमें हमें ये भी मेंशन करना होता है कि पेशेंट का टॉलरेंस लेवल क्या था और इसके साथ-साथ इरिगेशन के दौरान पुश किए गए फ्लूइड की मात्रा और वापस खींचे गए फ्लूइड की मात्रा को भी डॉक्यूमेंट करना होता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं इस प्रोसीजर के दौरान हमें किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों इसमें हमें प्रोसीजर के ऑर्डर के साथ-साथ उपयोग किए जाने वाले सॉल्यूशन को भी वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा पेशेंट के यूरिनरी सिस्टम से जुड़े किसी भी तरह के मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री को ज़रूर से चेक करें। प्रोसीजर शुरू करने से पहले अपने हाथों को
एंटीसेप्टिक साबुन और पानी से अच्छे से धो लें और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इस प्रोसीजर में इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसलिए इस प्रोसीजर को करते समय स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। और आइए दोस्तों अब जान लेते हैं उन बातों को जिनको इस प्रोसीजर के दौरान हमें अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें डॉक्टर के लिखित ऑर्डर के बिना ब्लैडर इरिगेशन हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो सॉल्यूशन इरिगेशन के लिए उपयोग किया जा रहा है, उसको ताकत के साथ में पुश या पुल ना करें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने ब्लैडर इरिगेशन के बारे में सीखा। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इससे आपकी नॉलेज भी काफ़ी इम्प्रूव हुई होगी। दोस्तों अगर आप आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो फ़ौरन ही हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।